नमस्कार। आज हम लोग बड़े ही रेलेवेंट और करंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पर पूरे देश में पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध, राजनीतिक दल और किसान संगठन दोनों ही अपने अपने तरीके से लामबंद हैं। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है जब जून 2020 में भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश के द्वारा 3 कानून लागू कर दिए थे। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था और भारत सरकार को ये अधिकार है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति कहते हैं, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वे किसी भी आवश्यक विषय से संबंधित कोई कानून कैबिनेट के मंत्रिमंडल के परामर्श से लागू कर सकते हैं। और जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, उसके बाद फिर संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को संसद में प्रस्तुत करना होता है, और अगर वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो ये कानून बन जाता है। इसी प्रक्रिया में सरकार ने जो अध्यादेश जून 2020 में पेश किया था, अब जब पार्लियामेंट का सेशन अभी शुरू हुआ, मॉनसून सेशन, तो सरकार ने 3 बिल पेश किए, 3 विधेयक प्रस्तुत किए। वो थे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। यानी कि जो पहला अध्यादेश था वह कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, दूसरा कृषक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा अध्यादेश 2020, और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020। तो सवाल यह है कि इन कानूनों को लेकर के इनके समर्थन और विरोध में राजनीतिक दल और किसान संगठन क्यों लामबंद हैं, उनकी क्या मांगे हैं, और इस कानून में मुख्य रूप से क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रोविजंस किए गए। तो अगर हम बात करें, पहला द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, तो उसमें जो सरकार ने प्रोविज़न किया है वो ये कि अब किसान को ये अधिकार होगा कि वो अपनी फसल, अपनी उपज पूरे भारत में कहीं पर भी बेच सकेगा। किसान को ये अधिकार होगा कि वो अपनी फसल सरकारी मंडियों में या फिर बाज़ार में या फिर दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, जहाँ भी उसको बेहतर दाम मिल रहा हो, वो अपनी फसलें बेच सके, अपने उत्पाद बेच सके, ये अधिकार होगा। अभी तक ये व्यवस्था थी जिसके तहत किसान अपनी जो उत्पाद और फसलों का हिस्सा होता था वो ज़्यादातर मंडियों में ही बेचा करते थे। मंडियों में आढ़तिया हुआ करते थे, जिनको कमीशन एजेंट कह सकते हैं या बिचौलिए होते थे। ये किसान से कम दामों पर उसका फसल, उसका उत्पाद खरीदते थे और फिर ऊंचे दामों पर उसे बड़े व्यापारी को दिया करते थे। बड़े व्यापारी से फिर वो थोक और फुटकर के माध्यम से रिटेल प्राइस से होते हुए फिर वो हमारे आपके घरों तक पहुंचता था। तो बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले चीज़ों की वस्तुओं के दाम महंगे हो जाते थे, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ते होने के बावजूद, लगातार खाने पीने की चीज़ें महंगे होने के बावजूद उस किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता था जो किसान उन फसलों को, उस उत्पाद को पैदा करने वाला है। उसकी हालत जस के तस बनी रहती थी। वजह उसकी ये थी कि किसान जो भी कुछ अपनी खेती में पैदावार करता है, जो भी प्रोड्यूस देता है, जो भी उत्पाद करता है, जो भी फसल उगाता है, उसमें उसकी लागत, उसकी मेहनत, उसका पूरा परिवार उस खेत में मजदूरी करता है, श्रम करता है, अपना पसीना बहाता है।
और जब वो फसल तैयार होती है तो उसको तुरंत अपने घर की ज़रूरतों के लिए और फिर अगले फसल को पैदा करने के लिए खाद, बीज, पानी और अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकदी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है। और वो कैश कहाँ से आएगा? तो वो अपने गांव के ही किसी बड़े किराना पंसारी या गांव में ही किसी व्यापारी दुकानदार को बेच देता था। जो थोड़े बहुत साधन संपन्न किसान हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का अगर अपना इंतज़ाम कर सकते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह अगर उनके पास ये सुविधा है या कहीं से किराए पर ले सकते हैं, तो वो उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन करके ट्रैक्टर ट्रॉली से लाद करके मंडी तक ले जाया करते थे, जहां मंडी में उन्हें गवर्नमेंट रेट पर नहीं, जो भी दाम व्यापारी ने, आढ़तिया ने, कमीशन एजेंट ने तय कर दिया उस पर वो बेच देते थे ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करें। कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनके लिए सरकार CACP के तहत MSP डिक्लेयर करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उन फसलों को सरकार खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जिससे कम दाम पर वो फसल नहीं खरीदी जा सकती। वो फसल खरीद करके सरकार FCI के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में रखती है, और फिर वो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रखा हुआ गेहूं, चावल या अन्य प्रकार का जो फसल उत्पाद होते हैं उनको सरकार फूड सिक्योरिटी के तहत, खाद्य सुरक्षा के तहत, जो हमारे BPL परिवार हैं, हमारे देश में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको निःशुल्क या मामूली शुल्क पर जीवन जीने के लिए उनको खाने पीने का अनाज उपलब्ध कराती है। ये फूड सिक्योरिटी के तहत होता है। अब इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत ये थी कि इन 70 सालों में आज़ादी के बाद से किसानों की दशा को सुधारने के लिए जो कुछ भी काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ वो बहुत कम था। यानी those steps which were taken, they were far and few in between। तो किसानों की हालत बहुत बेहतर नहीं हो पाई, जबकि बाकी दूसरे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनमें काफ़ी ग्रोथ हुई। और अगर एक इनकम पैरिटी का आप चार्ट बनाते हैं, एक इनकम पैरिटी की बात करते हैं, एक आय की समानता या समता की अगर स्थिति का आकलन करें, तो आप देखेंगे कि 1960 से 2020 तक आते आते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें 150 गुना बढ़ गई, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर्स की तनख्वाहें लगभग 150 गुना बढ़ गई, 200 गुना बढ़ गई। हर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं 1960 से 2020 तक आते आते 100, 150, 200 उनकी इनकम ज़्यादा होने लगी। लेकिन इस पूरे पीरियड में किसान की आमदनी केवल 19% बढ़ी, 19%। यानी कि अगर कोई किसान 1950-60 में 1 रुपये कमा रहा था तो आज 2020 में वो 19 रुपये कमा रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कैसे उसकी स्थिति में जो आय के स्रोत बढ़ने चाहिए थे, जो आय की स्थिति बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। और इसलिए जब वर्तमान भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला तो उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य रखा, टू डबल दी फार्मर्स इनकम बाय 2022। और उसके तहत बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, जिसके तहत 2016-17 का बजट, 17-18 का बजट, 18-19 का बजट, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए। ई-नाम शुरू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग शुरू किया गया, ई मंडियां स्थापित की गई, और उसी कड़ी में अब ये 3 कानून हैं जो कि सरकार ने पेश किया है। दूसरा जो अध्यादेश है वो द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इसके तहत अब सरकार ने यह अनुमति दी है कि खेती किसानी करने वाले लोगों को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी
प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट पर्सन से, प्राइवेट इंडिविजुअल से, प्राइवेट ट्रेडर, व्यापारी से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीमेंट फार्मिंग कर सकते हैं, संविदा या अनुबंध कृषि कर सकते हैं, जिसमें कि किसान को पहले ही अपनी फसल का क्या मूल्य मिलेगा ये व्यापारी को तय करना पड़ेगा, उस कंपनी को तय करना पड़ेगा, और कंपनी जो भी फसल का मूल्य किसान से बातचीत करके सहमति पर तय कर लेगी, उसी मूल्य पर, उससे कम नहीं, कंपनी को बाद में फसल तैयार होने पर किसान को वो पैसा देना पड़ेगा। यानी अगर किसी आलू पैदावार करने वाले किसान से चिप्स बनाने वाली किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि वो प्रति किलो पर केजी 25 रुपये या 30 रुपये एग्रीमेंट हो गया के हिसाब से वो कंपनी आलू खरीदेगी, तो जब भी आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो इससे कम पर वो कंपनी दाम घटा करके वो नहीं ले सकती, बल्कि किसान को जो एग्रीड एश्योर्ड प्राइस था उसी प्राइस पर कंपनी को वो आलू का फसल उस किसान से ख़रीदना होगा, और इसके लिए एक एग्रीमेंट होगा, और इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसौदा पेश किया गया। भारत में जहां बहुत छोटी छोटी जोतें हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि खेती करने के जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये मान लें अगर आप एक गांव है और इस एक गांव में इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इतने लोगों के छोटे छोटे खेत हैं, तो अब जो कंपनी है वो देखेगी कि यहाँ पर इन 12 छोटे छोटे खेतों को मिला देते हैं तो एक बहुत बड़ा खेत तैयार हो जाता है, लैंड साइज बढ़ जाती है, और इन छोटे छोटे खेतों में अगर मिला दें तो सबकी फसल अगर जोड़ लें तो मान लें 100 टन हो जाता है, 100 टन। तो अब अगर आलू उन्हें ख़रीदना है तो वो कंपनी के ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स आएंगे और इन 12 किसानों के साथ वो एग्रीमेंट करेंगे, और इस तरीके से जिसके खेत से जितना आलू होगा उसके हिसाब से वो उसको पेमेंट कर देंगे। अब अगर अकेले इस किसान के पास छोटी सी लैंड होल्डिंग है तो आलू की मात्रा भी कम होगी, बाजार में जाकर के बेचने पर बेहतर दाम भी नहीं मिलेगा, खुद से मंडी तक पहुंचाना उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैक्टर, ट्रॉली का इंतज़ाम नहीं कर सकता, आने जाने में वक्त लगेगा। यहाँ पर कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया तो कंपनी पूरे इस गांव का गांव सबके साथ एग्रीमेंट करेगी, और फिर कंपनी के ही ऑफिशियल्स आकर के अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली के साथ हर खेत में कुल फसल कितनी हुई, कितना उत्पाद हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसको तौलेंगे और अपने से ही सबके साथ वहाँ लेकर चले जाएंगे, और यहीं पर किसान को तुरंत नकद, कैश या चेक या किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देंगे। ये भी एक ज़रूरी उठाया गया कदम है, और इस लिहाज से अगर देखें तो दूसरा अध्यादेश भी सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला कानून है। अगर किसी वजह से किसान और प्राइवेट कंपनी में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, किसी तरीके का कोई इशू पैदा होता है, तो उसकी सुनवाई के लिए पहले एक बोर्ड बनाया जाएगा, और उस बोर्ड को 30 दिन के अंदर किसान और कंपनी के बीच में कोई फैसला करना है। अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो उसकी अपील एसडीएम कोर्ट में होगी। एसडीएम जो उस तहसील में, गांव
आते हैं उस तहसील का एसडीएम जो वो फैसला देते हैं। अगर उससे भी कोई बात नहीं बनती है तो सेकंड एपेलेट अथॉरिटी, दूसरा अपीलीय प्राधिकरण, एडीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनके पास सुनवाई होगी। लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी कंपनी को एग्रीमेंट के तहत भी ज़मीन पर किसान के किसी तरीके का अधिकार नहीं होगा। कंपनी किसी भी तरीके से उसकी लैंड होल्डिंग्स को अपने स्वामित्व में नहीं ले सकती। किसी प्रकार से उसकी फसल को बेच करके कंपनी का अगर कोई नुकसान होता है तो किसान का मुआवजा देना या क्षतिपूर्ति देना या कॉम्पेंसेशन देना यह किसान की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी नहीं होगी। और किसान की जो ज़मीन है वो किसान के ही नाम पर रहेगी, किसान के ही पास रहेगी, किसान के ही स्वामित्व में रहेगी। ओनरशिप और उसकी लैंड होल्डिंग किसान की उसके नाम पर बनी रहेगी। तीसरा जो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2020, इसमें सरकार ने बहुत सारी ऐसी आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनका हमारे आपके दैनिक जीवन में, डे टू डे रूटीन लाइफ में कंजम्पशन होता है। हमारे आवश्यक वस्तुओं के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, जिसमें आलू है, तेल है, चीनी है, नमक है, दाल है, गेहूं है, चावल है। इस तरीके की चीज़ें जो हमारे आपके जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं, उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ कहा जाता है, आवश्यक वस्तु कहा जाता है। और इस लिहाज से अगर आप देखिए तो सरकार ने अभी तक का जो कानूनी व्यवस्था के तहत इंतज़ाम था वो ये कि इन आवश्यक वस्तुओं का एक निश्चित सीमा के ऊपर कोई भंडारण नहीं कर सकता, स्टोरेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कालाबाजारी होती थी, होल्डिंग होती थी। जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो अपने गोदामों में ऐसी चीज़ें जमा करके रख लेते थे और बाद में ऊंचे दामों पर जब उसकी कमी बाज़ार में हो जाती थी तो वो कृत्रिम अकाल पैदा कर देते थे, एक तरीके का फैमिन क्रिएट कर देते थे, क्राइसिस क्रिएट करते थे और उसके बाद ऊंचे दामों पर उसको बेच दिया करते थे। सरकार ने उसको ख़त्म करने के लिए ये कानून बनाया था कि एक डेफिनेट स्टॉक लिमिट के बाद, एक डेफिनेट अमाउंट के बाद, एक निर्धारित सीमा के बाद आप उसका भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन अब सरकार ने कहा है इस कानून के तहत कि भंडारण की कोई भी सीमा हो सकती है। अब भंडारण के लिए कोई एक निर्धारित स्टॉक लिमिट तय नहीं की गई है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी, कोई भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए काम करने वाली, एग्रो प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इस तरीके की जो अभी तक ट्रेडिंग कमोडिटीज़ हुआ करती थी, जिन पर अभी तक एक डेफिनेट स्टॉक लिमिट के ज़्यादा आप इकट्ठा नहीं कर सकते थे, सरकार ने वो सारी स्टॉक लिमिट्स ख़त्म कर दी। इसका पर्पज़ है कि, इसका उद्देश्य है कि सरकार के गोदामों में जो एफसीआई के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पर फसल रखने की क्षमता बहुत, कृषि उत्पादों को रखने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। और हमारे देश के मेहनती किसान अपनी लगन और मेहनत से इतना प्रोड्यूस पैदा करते हैं, इतना फसल का उत्पादन करते हैं कि आप देख रहे हैं कि इस साल भी जब हमारी जीडीपी -23 और उससे नीचे चली गई है तो हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था ने ही 2-3% ही सही, लेकिन हमारी जीडीपी और हमारे देश की ज़रूरत को संभाल के रखा हुआ है। और इस लिहाज से अगर आप देखिए तो सरकार के पास अनाज रखने की क्षमता, गोडाउन्स इतने नहीं हैं, अनाज सड़ने लगता है, अनाज ख़राब हो जाता है, अनाज बर्बाद होता है और इसलिए सरकार ने उसके भंडारण की क्षमता को और प्राइवेट लोग भी कर सकें इसके लिए इजाज़त दे दी है। जाहिर सी बात है इसका विरोध हो रहा है। जो राजनीतिक दल और किसान संगठन इसके विरोध में हैं, उनका 2-3 विरोध का कारण है। पहला कारण है कि उनको ये आशंका है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर रही है। दूसरा, जो मंडी समितियां हैं,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC के तहत बनाई गई हैं। उनमें काम करने वाले जो आढ़तिये, बिचौलिए, कमीशन एजेंट हैं, जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, जो उनसे जुड़े हुए आढ़तियों ने अपने अब तक की व्यवस्था बना रखी है। जाहिर सी बात है, जब उस पर चोट पहुँच रही है, उनका एकाधिकार ख़त्म हो रहा है और बिचौलिए जो अब तक 70 सालों में इतना लाभ और मुनाफा कमा करके खेती किसानी करने वाले आदमी का शोषण करके, उसका एक्सप्लॉयटेशन करके खुद पैसा कमाते रहे, तो उनको जब आर्थिक क्षति पहुंच रही है, उनका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो वो विरोध करेंगे। हमें इसे एक वाटरशेड मोमेंट के रूप में देखना चाहिए। बड़ा ऐतिहासिक कदम है सरकार का। खासतौर से जो हमारे सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी हैं, हमारे IAS PCS की तैयारी करने वाले या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंसर्स में कहीं पर भी एंटी गवर्नमेंट कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। सरकार के विरोध में आपका निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर, आप उससे सहमत हो व्यक्तिगत तौर पर या ना भी सहमत हो, लेकिन आपका उत्तर संविधान के विरोध में, सरकार के विरोध में, मौजूदा व्यवस्था के विरोध में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो राजनीतिक आधार पर विरोध हो रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो दूसरे तरीके के विरोध करने के अवसर दिखाई दे रहे हैं, उसमें हम इतना ही कहेंगे कि सरकार की मंशा साफ है। सरकार की नीयत में किसान को 2022 या उससे पहले ही दुगनी आय करने का लक्ष्य रखा गया है। किसान को ये स्वतंत्रता और अधिकार इन कानूनों के बाद मिली है कि वो निजी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, जिस पर उसको पहले से तय किए गए मूल्य पर उसकी फसल का, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत मिलेगी और किसान को एक स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वो अपनी उपज अपने गांव में, अपने शहर में, अपने ज़िले में या दूसरे राज्य में या कहीं पर भी बेच सकता है। तो वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट होगा और इस तरह से किसान को कई सारे लाभ होंगे। एक, किसान की आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा किसान को फसल बेचने की स्वतंत्रता, तीसरा किसान को देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जनपद में अपने उत्पाद को बेचने की स्वतंत्रता और किसान को अपने खेत पर मालिकाना हक बनाए रखते हुए भी अनुबंध करके अपने फसल के मूल्य का निर्धारण करने की स्वतंत्रता। इस तरह से किसान के स्वतंत्रता, किसान के अधिकार, इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया ये एक निर्णायक और दूरगामी प्रभाव वाला कानून होगा। हम अपेक्षा करते हैं इसके प्रभाव और परिणाम 5 से 6 साल में दिखने भी लगेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लोग आगे पुनः एक सेशन रखेंगे जिसमें हम इन तीनों बिल्स के सैलिएंट फीचर्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन मेरा फिर आपसे ये कहना है कि आप जो भी आंसर UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में लिखेंगे वो एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।